तहरीक जो अवामी होती है उसके लीडर को कत्ल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए और आ जाएगा। खुद इजरायली जनरल का कहना है कि जिस इलाके से हम निकलते हैं वहाँ से 20-30 मिनट के बाद ये लोग फिर पहुँच जाते हैं। यानी सारी दुनिया, बल्कि मैं देखता हूँ अमेरिकन, अंग्रेज़ वगैरह ये सब जो है ना, उनको सलाम कर रहे हैं कि ये आदमी लड़ते हुए मारा गया। टीपू सुल्तान बादशाहों में वाहिद बादशाह पूरी तारीख में जो कि लड़ते हुए मारा गया। जो कौमें जिंदा होती हैं उसके अंदर लीडर के मरने से कुछ नहीं होता है, बल्कि दूसरे लीडर पैदा होते हैं, इसलिए पूरी लाइन लीडरों को लगी हुई है। बल्कि ये जो है बदमाश लोग हैं, इनको कोई हुदूद नहीं मालूम है। बिजली, इंटरनेट, हर चीज़ तबाह कर दोगे, सारी यूनिवर्सिटियाँ तबाह कर दोगे, 800 मस्जिदें तबाह कर दोगे, 70% घर तबाह। यह होता है, ये जो दुनिया ने देख लिया इसको। अमेरिकन है, ब्रिटिश है, ये लोग लिख रहे हैं, इनका कहना है कि इसराइल का खात्मा अब शुरू हो गया है। तो तूफान अक्सा जैसे बोलते हैं, 7 अक्टूबर 2023 को जो शुरू हुआ वो यहिया सिनवार ने किया है। ये तो हैवान है, इंसान की शक्ल में हैवान है। ये कहा, दुनिया ने देखा उसको, दुनिया ने कहा कि देखो ये तो इनको इंसान नहीं समझते। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। जो कुछ इजराइल और फ़लस्तीन की जंग के बीच चल रहा है, मैं आपको बताऊं कि हमास ने एक बार फिर अपने एक रहनुमा यानी चीफ को खो दिया है। यहिया सिनवार, जो इजराइल की निगाह में उनके सबसे बड़े दुश्मन थे, नंबर 1 दुश्मन थे। आज मैं आ गया हूं और आपकी बात कराऊंगा ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब से, जो अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, ऑथर भी हैं और पत्रकार भी हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा, सर, इजराइल जो है यहिया सिनवार को अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है। अभी 2 महीने हुए थे उनको चीफ बनाए हुए, कैसे देखते हैं उनकी शहादत को? इसराइल जो हमास के जो भी लीडर हैं सबको मारना चाहता है। उसका ये ख्याल है कि लीडरों को मार देंगे, और ये आज से नहीं शुरू हुआ है। इससे पहले तकरीबन 20-25 साल पहले इन्होंने शेख यासीन को कत्ल किया, जो उसके लीडर थे, जो उसके बानी थे। उनको वो बेचारे जो है वो अपाहिज आदमी थे, सुबह को फजर की नमाज के लिए गए, वो अपने व्हीलचेयर के अंदर गए और जैसे नमाज के ऐसे बाहर आ रहे थे तो एक रॉकेट ने आकर उनको मार दिया। और उसके बाद बहुत से वाक़यात, कोई 1-2 थोड़ी हैं। खालिद मिशेल जो पहले जो इनकी जगह थे, सदर थे पहले, अभी वो सदर नहीं है, अभी भी हैं वो। इसका इम्कान है कि वो अभी हमास ने अनाउंसमेंट किया है कि खालिद मशाल को जो है वो चीफ बनाया जाएगा। पहले भी ये बात हुई थी, पहले भी वो रह चुके हैं। नहीं, पहले भी काफ़ी दिन रह चुके हैं। और उनको भी इसराइल ने कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गया। वो उस वक्त जॉर्डन में, मतलब उर्दून जो है, वहाँ का जो सदर मकाम है, जो राजधानी है, उसका नाम अम्मान है, वहाँ पर रहते थे उस वक्त। तो इन्होंने जो है अपने 2 एजेंट भेजे और उनके पास जो है स्प्रे का ऐसा जहर था कि जिसको स्प्रे कर दीजिए तो आप 24 घंटे के अंदर वो आदमी मर जाएगा, वो ऐसा। तो ये उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो उस वक्त वहाँ पे जो बादशाह थे, शाह हुसैन, उनको ये मालूम हो गया और उन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया, देखो अगर तुमने ये किया है तो इसका एंटीडोट बोलते हैं, जहर का जो जहर ख़त्म करने वाली जो चीज़ होती है, एंटीडोट, अगर तुम अभी जो है नहीं भेजोगे तो हम तुमसे ताल्लुकात तोड़ लेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी और उन्होंने मजबूरन आकर के वो एंटीडोट दिया, वो बच गए, आज भी ज़िंदा हैं वो। मैंने भी उनसे इंटरव्यू भी लिया हुआ उनसे, मैं जाकर के दमिश्क में तकरीबन 2010 में मैंने उनसे इंटरव्यू, अभी हमारी वेबसाइट पे मौजूद है वो, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। तो उनको भी कत्ल करने की कोशिश किया। इसके अलावा मुतअद्दिद लोगों को अभी इस जंग के दौरान भी गज़ा के अंदर, लबनान के अंदर भी उन्होंने कत्ल किया। अब यहिया सिनवार को कत्ल किया। तो उनका ये ख्याल है कत्ल, लेकिन देखिए ऐसा होता कभी नहीं है। कोई तहरीक जो अवामी होती है उसके लीडर को कत्ल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए और आ जाएगा। और हमास में मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर ऐसे लोग सैकड़ों मौजूद हैं, गज़ा के अंदर भी, इस्तांबुल के अंदर भी, और ख़ुद बैरूत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उनकी जगह ले सकते हैं। उसी तरह के लोग हैं, उनकी बड़ी लंबी जो 20, 30, 25
साल 30 साल से उनकी मेहनतें उसके अंदर लगी हुई हैं, और हर इस पे बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसे जाहिल बट लोग थोड़ी हैं। हर आदमी जो है बहुत ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, कोई अमेरिका से पढ़ा हुआ है, कोई अरब कंट्रीज़ में मिस्र से पढ़ा हुआ है। खुद गज़ा के अंदर 11 यूनिवर्सिटियाँ थीं जिसको इसराइल ने आज सबको तबाह कर दिया है। एक भी यूनिवर्सिटी वहाँ पे खड़ी हुई नहीं है, सबको। इसराइल का मकसद यही था कि यहाँ से ज़िंदगी की सारी चीज़ें। तो अब इसराइल ये समझता है कि इनको मारने से क्या हुआ, अब आज इन्होंने गज़ा को उन्होंने एकदम मलबा बना दिया है। बिल्कुल 70% बिल्डिंगें बिल्कुल गिरा दी हैं, 800 मस्जिदें गिरा दी हैं, मालूम नहीं कितने सैकड़ों जो है वो स्कूल गिरा दिए, 11 यूनिवर्सिटियाँ गिरा दी हैं, जो 35 वहाँ पे जो अस्पताल थे सबके सब उन्होंने। लेकिन क्या वहाँ पे रेजिस्टेंस बंद हुई, मुज़ाहमत बंद हुई? नहीं, अब तो मुज़ाहमत और ज़्यादा हो रही है। बल्कि ख़ुद इस्राएली जनरल का कहना है कि जिस इलाके से हम निकलते हैं वहाँ से 20-30 मिनट के बाद ये लोग फिर पहुँच जाते हैं, इसलिए कि नीचे सुरंगें उनको मालूम है, इनको नहीं मालूम, इसराइलियों को नहीं मालूम है। वो तो ऐसे अलर्ट अप मारते हैं कि यहाँ पर होगी, शायद यहाँ पर भी होगी। और अब इन्होंने शनिवार को मारा भी है, ख़ुद उनका इकरार है, ये तो इत्तेफाक से मर गए वो, हमको मालूम नहीं था ये कहाँ है ये। लेकिन ये अब देखिए इसराइल मुस्तकिल ये बोल रहा था कि ये साहब छुपे हुए हैं, टनल से लड़ते हैं, ये टनल के अंदर बैठे हुए हैं, ये आवाम के अंदर रहते हैं। इसी बुनियाद पर वो लोग आवाम को मारते थे, कहीं भी जो खेमे उसके अंदर होगा, तो वहाँ कहीं नहीं मिला। इतनी बार उन्होंने मारा, जगह जगह मारेंगे। लेकिन इस आदमी को ये आप यानी सारी दुनिया, बल्कि मैं देखता हूँ अमेरिकन, अंग्रेज़ वगैरह ये सब जो है ना, उनको सलाम कर रहे हैं कि ये आदमी लड़ते हुए मारा गया। ये आदमी फ्रंट लाइन पे खड़ा हुआ था और एक दो बदू कर रहा था, सामने से मारा, उसको मार रहा था। तो ये आदमी छुपा हुआ नहीं था, भागा हुआ नहीं था, अपने लोगों को छोड़ करके कहीं महफूज नहीं था वो, बल्कि इस तरह से। तो ऐसी चीज़ें तारीख़ में शाज़ व नादिर होती हैं। मसलन ये कहा जाए कि टीपू सुल्तान बादशाहों में वाहिद बादशाह पूरी तारीख़ में जो कि लड़ते हुए मारा गया, वरना ऐसे पकड़ लिया अलग बात है वो, या ऐसे मर गया। लेकिन तो ये ऐसे यानी हैं जो कि लड़ते हुए वो फ्रंट लाइन पर मरे हैं, और उनके जो दुश्मन है वो खुद कह रहे हैं हमको मालूम नहीं था, इत्तेफाक से आप गोली मारिए पूरे इलाके के अंदर, कहीं ना कुछ हो ही जाएगा। तो असल बात यह है कि इनके मरने से कुछ भी नहीं हो। क्या शेख यासीन के मरने से कुछ हो गया? और कितने जो हैं उन्होंने लबनान में और ख़ुद बैरूत के अंदर और उसमें अम्मान में और गज़ा के अंदर कितने लोग मारा, और अभी वेस्ट बैंक में भी कितने लोगों को इनके लीडर हैं, इनके जो कमांडर इनके, उनको मारा। क्या उससे क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। इन्होंने हनिया को जो है इस्माइल हनिया को मार दिया, क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ गया? इस्माइल हनिया भी तो वही थे ना सर। मैं सिनवार हैं, यहिया सिनवार, वैसे ही तो वो भी थे ना, उनके मरने से कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे जो अगर कौम देखिए कोई मुज़ाहमत कर रही है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई छोटा सा गुरोह हो ना, क्रिमिनल गुरोह, बिश्नोई को मार दिया उसका जो है गुरोह ख़त्म हो जाएगा, दाऊद इब्राहिम को मार दिया उसका गुरोह ख़त्म हो जाएगा, वो अलग बात है। इसलिए कि उनके साथ 100, 50, 30, 40 ऐसे लोग होते हैं। यहाँ तो पूरी कौम है। खुद हमास के बारे में खुद इसराइलियों का कहना है कि इनके पास कुछ नहीं तो 40,000 इनके पास फाइटर हैं, मतलब जंगजू 40,000 हैं। 40,000 तो वो हैं जो कि बाकायदा बंदूक लेके खड़े हुए हैं। अब कितने लोग उन्होंने मार दिया, इनके कहने के मुताबिक 10,000 मार दिया, कितना मार दिया कुछ किसी को मालूम है, अलर्ट अप बोलते हैं। लेकिन आज भी जो रिपोर्टें आ रही हैं खुद इसराइल से आ रही हैं कि कोई कमी नहीं हुई है, कोई कमी नहीं। बल्कि 2-3 दिन पहले के इसराइली जनरल ने कहा कि वो तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे अभी कल जंग शुरू हुई है। तो ये समझना कि उनको मरने से कुछ फ़र्क हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं होता। यकीनन नुकसान तो होता है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आदमी अगर जो है जो लीडर है उसका कत्ल होता है, इंदिरा गांधी को कत्ल करके हिंदुस्तान ख़त्म होगा क्या? नहीं ख़त्म हुआ, और दूसरे लोग आए, दूसरे लोग आए, ऐसे ही होता है। जो कौमें ज़िंदा होती हैं उसके अंदर लीडर के मरने से कुछ नहीं होता है, बल्कि दूसरे लीडर पैदा होते हैं। इसलिए पूरी लाइन लीडरों की लगी हुई है। मौका इनको मिला हुआ है, कल इनको मौका, कल उसके बाद उसको मिलेगा। तो ये समझना बिल्कुल गलत है कि इससे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला है, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा।
और जिस तरह से आज तारीख चल रही है, आज दुनिया देख रही है। देखिए 7 अक्टूबर 2023 से पहले इसराइल की कौन मुखालफत की जुर्रत करता था? कोई नहीं। पूरे यूरोप में कोई बोलता था, मीडिया, वर्ल्ड मीडिया उसमें कोई बोलता था, कोई इसमें जो जिसको साउथ आज बोलते हैं, यानी वो थर्ड वर्ल्ड जो है, तीसरी दुनिया, इसके अंदर कोई था? कोई भाई अरबों में कोई बोलता होगा, ठीक है, कुछ मुस्लिम कंट्रीज में कोई बोल देता होगा, लेकिन दुनिया में जो एक तरह से उसकी हैबत थी, उनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था। फिर ये कि सबको ये था कि भाई इसराइल को तो छोटा सा मुल्क है, बेचारे लोग हैं, ये रिफ्यूजी लोग हैं, इनको तुम लोग क्यों परेशान करते, इनको कबूल कर लो, इनको ये तो यहाँ पे रहने के लिए आए हैं। ये ऐसा आज साबित होगा कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो है बदमाश लोग हैं, इनको कोई हुदूद नहीं मालूम है। अगर जो है हमास की वजह से 1100 इनके लोग मरे थे, जबकि हकीकत ये 1100 नहीं मरे थे, 1100 में से 700-800 करीब इन्होंने खुद मारे थे। इनके यहाँ एक हनीबाल डॉक्ट्रिन है, नज़रिया है, हनीबाल डॉक्ट्रिन है। उसका मतलब यह है कि किसी भी इसराइल को जिंदा दुश्मन के पास जो है क्या कहते हैं, हॉस्टेज नहीं होने दो। अगर हो रहा हो तो उसको मार दो उसको, इसलिए कि वो हमको फिर ब्लैकमेल करेंगे, हमको इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले जैसे कि एक सोल्जर था गिलाद शालित जो है, उसकी वजह से इनको 1100 लोग जो है इनको छोड़ने पड़े थे, जिसमें कि यह सनवार भी था। ये पहले उनकी जेल में थे, उनके 25 साल जेल में थे उनके, तो छोड़ना तो उनका। तो अब ये अगर हमास मान लिया कि भाई 1100 भी मार दिया उसने, तो 1100 के बाद क्या मतलब है कि पूरा का पूरा गजा, एक पूरा मुल्क तुम तबाह कर दोगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दोगे, सारी रोडें तबाह कर दोगे, बिजली, इंटरनेट, हर चीज़ तबाह कर दोगे, सारी यूनिवर्सिटियाँ तबाह कर दोगे, 800 मस्जिदें तबाह कर दोगे, 70% घर तबाह। यह होता है, ये जो दुनिया ने देख लिया इसको। बिल्कुल आज दुनिया ने देख लिया। आज जो है पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसराइल के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर केस है। आज यूनाइटेड नेशंस ने साफ साफ कह दिया है, सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कह दिया है और जनरल असेंबली ने कह दिया है कि इस इलाके को छोड़ो। जनरल असेंबली ने कहा कि 1 साल के अंदर तुम छोड़ दो। अब छोड़े ना छोड़े अलग बात है, लेकिन राय आमा बन रही है, मैं इसको कह रहा हूँ। और जो आज वर्ल्ड मीडिया जो है, यकीनन उनकी तायद करने वाले आज भी मौजूद हैं, लेकिन ये बात बहुत ही वसूख से कही जा रही है। बहुत ही अच्छे लिखने वाले हैं, जैसे सेमोर है, बहुत ही बड़ा जर्नलिस्ट है, और कौन को मैं पढ़ता रहता हूँ, जो बाहर जो इजिप्शियन अमेरिकन है, ब्रिटिश है, ये लोग लिख रहे हैं। इनका कहना है कि इसराइल का खात्मा अब शुरू हो गया है। तो जो ये इन्होंने जुल्म किया है, इससे ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। आज दुनिया ने इनको देख लिया है। आज दुनिया के कितने मुल्कों ने उनके एम्बेसडर बुला लिए हैं, कितने लोगों ने अपने एम्बेसियाँ बंद कर ली हैं। आज ये केस पहले साउथ अफ्रीका एक मुल्क ले गया था, आज 13 मुल्क हैं जो उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में खड़े हुए हैं। ये मामूली बात नहीं है। मतलब ये कि इसराइल एक्सपोज हो गया कि इसराइल एक मामूली सा एक रिफ्यूजी का मुल्क नहीं है, बल्कि वो तो चाहता है कि इस पूरे इलाके के ऊपर जो है वो चाहता है कि पूरा अपना तसल्लुत कायम करे और सब लोग उसको सलाम करें और सब लोग उसको जूती साफ करें। वो ये चाहता है, वो आज भी वही चाहता है। आज भी इतने सब करने के बाद भी उसको अकल नहीं आई है। अगर उसने अब वो, मैं कहता हूँ कि अगर 7 अक्टूबर के बाद उसने कुछ ज़रा सा इंतकाम ले लिया होता, ठीक है, ऐसा होता है, हर जगह ही होता है, तो बात ख़त्म हो जाती। लेकिन उन्होंने उसको मौका पा करके न सिर्फ गज़ा को पूरा तबाह कर दिया, न सिर्फ वेस्ट बैंक को तबाह कर दिया, बल्कि अब जो है साउथ लेबनान जो है, जनूबी लुबनान, उसको भी तबाह कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एक दिन में 2-2 हज़ार बार जो हम इनके जहाज़ जाते हैं, इसको मारते हैं, बिल्कुल तबाह कर रहे हैं उसको। वही ये खुद वो बोल रहे हैं कि हम जो है लुबनान को गज़ा बना देंगे। तो ये ऐसी जो कौम है आज दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई। ठीक है, अमेरिका उनके साथ है, आज और कोई नहीं है, आज और कोई भी नहीं है, कोई भी मुल्क नहीं है। यहाँ तक कि बरतानिया ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, सब ने कह दिया कि हम इनको असलहा नहीं भेजेंगे, ये कह दिया उन्होंने। और कितने यूरोपियन मुल्कों ने फ़लस्तीन को बहैसियत स्टेट के मान लिया, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दुनिया बदल रही है। और ये मेरा ये तज्जिया मेरा ये है कि इसराइल ने ये अजीब व गरीब जो पॉलिसी अपनाई, इंतहाई जुल्म की, इसकी वजह से वो एक्सपोज हो गया। उसकी सारी जो मजलूमियत वो दिखाता था दुनिया के सामने, अरे हिटलर ने हमको मार डाला था, इतने लोगों को मार दिया था, हमको तो ज़रा सा रहने दो, वो एक्सपोज हो गया है। ये दरहकीकत यह चाहते हैं कि यहाँ पर अपनी एक बादशाहियत कायम करें और सारे इलाके के जो मुल्क हैं पूरे, चाहे जॉर्डन हो, चाहे मिस्र हो, चाहे लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे सऊदी अरब, ये सब लोग इनको सलाम करें। वो
चीज़ ख़त्म हो गई है। आज दुनिया ने इनकी हकीकत जान ली है। सर, जब इस्माइल हानिया की शहादत हुई थी तब इतना सेलिब्रेशन इजराइल में नहीं था, लेकिन याह्या सिनवार की शहादत के बाद एक अलग ही सेलिब्रेशन हो रहा है। नेतन्याहू ने भी आके स्टेटमेंट दिया है कि जंग का अंत नहीं है बल्कि ये जंग की शुरुआत है, ऐसा करके उन्होंने कुछ कहा है। तो कैसे देखते हैं, क्या फ़र्क था इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार में? देखिए, इस्माइल हानिया बाहर थे, गज़ा में नहीं रहते थे। जब वो सदर मुंतखब हुए 4-5 साल पहले, तो वो इसलिए ताकि दूसरे जो ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात वगैरह कायम करने के लिए उन लोगों का ये फैसला था कि ये बाहर जाकर रहते, ये कतर में जाकर रहते थे, ये दूर थे। और याह्या सिनवार तो वहीं पे अंदर थे। और पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि ये जो सारा जब हुआ है, जो तूफ़ान अक्सा जैसे बोलते हैं, 7 अक्टूबर 2023 को जो शुरू हुआ, वो याह्या सिनवार ने किया है। यही कहा जा रहा था, पहले दिन से ये कहा जा रहा था इसने किया है। तो उनके नज़दीक कोई पिन पॉइंट उन्होंने कर लिया कि ये जो हुआ है इसका ज़िम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार उन्होंने हानिया को नहीं कहा, वो तो दूर बैठे हुए थे वहाँ पे। यहाँ पे जो अंदर बैठा हुआ था, जो कमांडर इन चीफ था उनकी सारी फोर्सेस का, और जिसको वो पहले दिन से कह रहे थे कि यही आदमी है जो, तो उसके मारने की वजह से ये हुआ कि उसका फ़ोटो छपवा रहे हैं, उसका वीडियो निकाल रहे हैं कि देखो ऐसे, मतलब बड़े खुश हो रहे हैं, बल्कि नाच रहे हैं। मैंने तो वीडियो देखी, इसराइली बैठ के नाच रहे हैं उसमें। क्या किसी के मरने पर कोई नाचता है? इंसान नहीं करता है। अपने दुश्मन को भी जो है कि मरने पर नहीं नाचता है। ये हमने पढ़ा है कि हिंदुस्तानी फ़ौजी जो बहुत अच्छी तरह से लड़ा, पाकिस्तानी फ़ौजी ने उसको सलाम किया और उसको सही तरीके से दफनाया। ये होता है अपने जो है जो आपका दुश्मन होता है, अगर वो बहादुर है, वो इंसान है, वो सही माने में वो है, तो आप उसकी नहीं करते। ये लोग तो दूसरे किस्म के लोग हैं। उन्होंने पहले दिन से कहा था, आज थोड़ी, बिल्कुल 1 साल पहले कहा था कि ये तो हैवान है, इंसान की शक्ल में हैवान है। ये कहा, दुनिया ने देखा उसको, दुनिया ने कहा कि देखो ये तो इनको इंसान नहीं समझते, उनमें क्या कमी है। फ़लस्तीनियों में कोई कमी नहीं है, उनसे भी बेहतर है। आज फ़लस्तीनी 100% वहाँ पे एजुकेशन है। फ़लस्तीन में, गज़ा में 100% एजुकेशन है। तो वो ऐसे पीछे वाले नहीं है। पहले ज़माने में छोड़ दीजिए, जो 70-75 साल पहले वो किसान हुआ करते हुआ था, आज नहीं है। आज उनको अकल आ गई कि पढ़ाई बगैर हम आगे नहीं बढ़ते। और यही वजह है कि वो इतने आगे हैं, ये इतने जो हथियार बना रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, ड्रोन्स बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। और उनको यानी एक तरह से पूरे मुहासरे में, उस मुहासरे के बावजूद भी पूरी तरह से वो लड़ रहे हैं 1 साल से। यानी आप ये सोचिए कि अब तक कोई अरब इसराइली जो जंग जो मुल्कों में होती थी चंद दिन से आगे नहीं बढ़ती थी। कितने दिन आगे बढ़ती थी, या जो उर्दन से हुई, या लबनान से हुई, या मिस्र से हुई, कई दिन रहती थी, चंद दिन रहती थी, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, उससे आगे नहीं बढ़ती थी। ये 1 साल से, जबकि इनका पूरा मुहासरा है जी। इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी लंबी चल जाएगी। हाँ, इनका बुरा मुहासरा। इसराइल को तो देखिए, सब अमेरिका खुद इकरार कर रहा है कि हमने अब उनको तकरीबन $17,000 मिलियन, मतलब उसको आप करेंगे पूरे हिंदुस्तान में जो है ना, आप नोट बिछा दिए तो भर जाएगा। मान लीजिए कितने खरब रुपए, 15-20 खरब रुपए जो है इन्होंने इस दौरान दिए हैं उनको। उसके अलावा टैंक जो दिए हैं, उसके अलावा 300 लड़ाका हवाई जहाज़ दिए हैं, उसके अलावा जो 2000 के जो उसके क्या कहते हैं उसको, जो बड़े जो बंकर बस्टर जो रॉकेट होते हैं वो दिए हैं। उसमें मान लीजिए कितने, तो मुस्तकिल मदद जारी है। और अब तो उन्होंने इकरार कर लिया, कल बाइडन ने कहा कि इस जंग में हम उनके साथ हैं, खुद इकरार कर लिया है। जो पहले नहीं कहते थे हम तो खाली उनकी दफ़ा में, अगर उनके ऊपर कोई ख़तरा होगा तब हम करेंगे, लेकिन अब उन्होंने इकरार कर लिया। तो ये सब हैं। और बरतानिया भी एक हद तक सामने था। अब मखाले के इलेक्शन के बाद जो नई वहाँ गवर्नमेंट आई है, लेबर की, शायद वो ना हो, लेकिन उससे पहले तो कर रहे थे। तो बाहर की ताकतों में, और पैसा, फ़ौज, और जो इंटेलिजेंस, और क्या क्या चीज़ है। और ये कहा जा रहा है अभी, मतलब कल से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ने मदद दी है इसराइल को शनिवार को पाने में, कहाँ पे वो है। तो ये सब के बावजूद, और उसके बिलमुकाबिल देखिए तो गज़ा वाले या हमास वाले जो हैं, हमास एक ही नहीं है, हमास के अलावा भी दूसरे वहाँ पे हैं। जिहाद इस्लामी जो है वह छोटी है लेकिन वो भी मौजूद है। उसके अलावा जो अल-जबहा शाबी यानी पॉपुलर फ्रंट वगैरह वो भी हैं, वो भी लड़ रहे हैं। उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी ये हैं, लेकिन वो सब लड़ रहे हैं। वो उनको तो कोई मदद नहीं मिल रही है, उनको एक सुई भी नहीं आ रही है, इसलिए कि पूरा ब्लॉकेड है। पूरा हर तरफ से इसराइल ने ब्लॉकेड कर रखा है, कोई चीज़ नहीं आ। पहले जो कुछ सुरंगें थी जो मिस्र जाती थी वो तोड़ दी गई, आज थोड़ी तोड़ दी गई। आज से मैं समझता हूँ 12-13 साल पहले
दीवारें तोड़ दी गई हैं। तो सब कुछ जो उन्होंने किया है अपने बलबूते भी किया है, अपने अकल से किया है, अपनी मेहनत से किया है और अपने जो उनके वसाइल से उससे किया है। अभी भी कितने इसराइल जो बम फेंकता है बहुत से नहीं फटते हैं, तो अभी ये लोग उसको उठा करके उसको खोल करके उसको फिर इस्तेमाल करते हैं उसको। तो इस तरह से इन्होंने साबित कर दिया कि वो बहुत ही जिंदा कौम है और एक कायद के जाने से वो नहीं ख़त्म होगा मामला, बल्कि ये चलेगा। बल्कि इसराइल ने तो एक तरह से इस चीज़ को यानी बिल्कुल गारंटीड कर दिया है कि चलेगा। अगर उन्होंने अच्छा मामला किया होता, ठीक से मामला किया था, इनको भी इंसान समझा होता तो शायद ये भूल जाते ही चलो, लेकिन इसराइल ने ये काम नहीं किया। मैं तो इस जंग के दौरान नहीं कर रहा हूँ, शुरू से इसराइल ने इनके साथ सिर्फ डंडे से और पिटाई करके और मार करके कत्ल करके इनको अपने घरों से निकाल करके रिफ्यूजी बना करके ही काम किया। आज तक वही कर रहा है, 75 साल से आज तक वही काम है कि इसराइली समझते हैं कि फ़लस्तीनियों को सिर्फ डंडा चाहिए, इनको मारो पीटो तब ये ठीक रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ ऐसा? इससे पहले क्या फतह नहीं बनी? वो इसी तरह से बनी। आज वो उतनी एक्टिव नहीं है, ठीक बात है। उसके बाद हमास बनी, जहाद इस्लामी बनी, पॉपुलर फ्रंट बनी और डेमोक्रेटिक फ्रंट बनी, मान ली कितने कितने ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए कि इसराइल ने बड़ा जुल्म किया है। अगर जुल्म न किया होता तो शायद वो लोग भूल जाते। लेकिन अब जो जुल्म किया है, जिसके बारे में मैं नहीं बल्कि जो बहुत ही बड़े बड़े मुबस्सिर अमेरिका वगैरह में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि किसी भी दूसरी फौज ने इस तरह से अपने मद्दे मुकाबिल को इस तरह से तबाह किया हो। तो उसके बाद कौन भूलेगा? वो बच्चे जो है, जो आज जो देख रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जिसका बाप भी मारा गया, इसकी माँ भी मारी गई है, इसकी बहन भी मारी गई है, जो बार बार इस टेंट से लेकर उस टेंट, इस इलाके से उस इलाके जा रहा है, क्या वो भूल जाएगा? वो नहीं भूलेगा। बल्कि ये जंग इसराइल ने खुद ये एक तरह से इसको गारंटी कर दिया है इसको कि अब ये जंग चलती ही रहेगी। सर, मैं जानना चाहता हूँ, याह्या सिनवार का जो जिस्म है, शहादत के बाद जो बॉडी है, वो अभी भी इसराइल के पास है, तो इसको लेकर हमास पे किसी तरह का प्रेशर बना सकते हैं वो लोग बॉडी वापस देने के लिए? नहीं, बॉडी तो उस वक्त वापस मिलेगी, मैं समझता हूँ इस वक्त जब कोई इनके अंदर तबादला होगा। तबादला होगा, आज न होगा, कल होगा, नहीं परसों होगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद तबादला तो होना ही होना है। जब तबादला होता है तो मुर्दा लाशों का भी होता है। इसराइलियों की मुर्दा लाशें जो उनके पास है वो वहाँ जाएंगी, इनकी जो मुर्दा लाशें हैं वो इनके पास आएंगी। ये तो होना ही होना है। तो ये इनकी ये प्रेशर इस तरह से नहीं बना सकते कि भाई हमको 2 दिन बात नहीं करेंगे वगैरह। लेकिन जब वो होगा वो आने वाला है, वो आज नहीं तो कल आएगा, वो होगा। और ये जंग तो बहरहाल बंद होगी ना, जंग थोड़ी हमेशा चलेगी ज़िंदगी भर, किसी दिन होगी। तो उस दिन तबादला होगा। इनके जो भी अभी बचे हुए हैं हॉस्टेजेस जो है, कहते हैं कि अभी 40-50 अभी बचे हुए हैं, ये जाएंगे और जो मर गए उनकी लाशें भी जाएंगी। और उधर से भी जो है बहुत से लोग छूटेंगे और बहुत से लोग जो मर गए हैं उनकी लाशें भी यकीनन उन्होंने उसको अपना फ्रिज वगैरह में जो मॉर्चुरी होता है उसमें रखा हुआ होगा, तो वो इनको वापस करेंगे तभी मिलेगा। सर, नेतन्याहू की अभी मैंने एक वीडियो देखी, उस पर वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, कह रहा है कि भाई अगर ये हमारे हॉस्टेजेस वापस कर देते हैं तो ये जंग जो है कल के कल बंद हो सकती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये जंग ऐसी ही कंटिन्यू बनी रहेगी। वो बिल्कुल झूठा है। वो इंसान जो है हमेशा इसको कहते हैं गोल पोस्ट बदलता रहता है। आज कहेगा कल कुछ और कर दे, फिर परसों कुछ कर दे, परसों कुछ कर दे। मुस्तकिल ये जो है शुरू से इनका कोई गोल पोस्ट एक नहीं है, मतलब एक मकसद उनका वाज़े ये नहीं है। बल्कि कभी कहेंगे कि हम जो है गज़ा को एकदम से पूरा निकाल करके अब यहाँ पर यहूदियों को बसाएंगे। अब आज ये कह रहे हैं कि हम जो शुमाली जो है गज़ा उसको हम खाली करके, वही हो भी रहा है, उसको खाली करके वहाँ यहूदी हम बसा देंगे। उसके बाद कभी कहते हैं हम फिलाडेल्फिया जो कि असल उसका नाम महवर सलाउद्दीन है, सलाउद्दीन कॉरिडोर है, उसको ये फिलाडेल्फिया बोलते हैं। सलाउद्दीन इसको पसंद नहीं आता इनको, तो सलाउद्दीन कॉरिडोर है, वहाँ भी हम रहेंगे। मतलब मिस्र के सामने जो जगह है 25 मील की किलोमीटर की तकरीबन, वहाँ भी हम रहेंगे। तो ये सब नई नई चीज़ें पैदा करते हैं। अभी इन्होंने नया एक पैदा किया कि जब तक नॉर्थ मतलब शुमाली इसराइल के अंदर जो हिजबुल्लाह की वजह से लोगों ने घर तकरीबन 1 लाख के करीब जो इसराइली छोड़ करके आगे मजबूरन जो है वहाँ पे होटलों में रहते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे पे, बहुत बड़ा खर्चा इसकी वजह से हो रहा है गवर्नमेंट का। जब तक ये वापस अपने घरों में नहीं जाएंगे, जंग बंद नहीं होगी, तो वो हरदम जिसे कहते हैं गोल पोस्ट कहते हैं इसको, गोल पोस्ट बदलते रहते हैं हर बात। तो इसलिए नेतन्याहू की बात का कोई एतमाद नहीं है कि ये कोई क्या कहते हैं, लेकिन इनके ऊपर इंटरनेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है और इस बात का बड़ा इम्कान है कि जल्द ही मुमकिन है कि चंद दिनों या चंद हफ्तों के अंदर नेतन्याहू और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर योआव गोलान, क्या नाम उसका है, इन लोगों के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट होने वाला है। तो ये अमेरिका में तो बच जाएंगे, इसलिए कि अमेरिका ने उस मुआहदे पर दस्तखत नहीं किया हुआ है।
लेकिन दूसरे ममालिक हैं, बरतानिया है, फ्रांस है, स्पेन है, फलां फलां बहुत से ममालिक दुनिया के, हिंदुस्तान भी उसमें है, उसके लिए लाजिम हो जाएगा अगर नेतन्याहू यहाँ पे पाँव रखता है तो उसको गिरफ्तार करके इंटरनेशनल कोर्ट के हवाले करना। तो ये बड़ा ख़तरनाक है। और इसराइल के अंदर एक वहाँ पे एक उन्होंने कमेटी बना दी है कि किस तरह से बचा जाए। अभी हालांकि जो प्रोसिक्यूटर जनरल है करीम खान उनका नाम है, जो एक बरतानवी शहरी हैं, बरतानवी वकील हैं, उन्होंने दरख्वास्त दे दी है, 2-3 महीना हो गया, अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन एक दिन फैसला होगा। इसलिए कि ये मुस्तकिल न सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट की मुखालफत कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की बात नहीं मानते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इतने करारदादें इसी दौरान हुई उसको नहीं मानते हैं, बल्कि इनकी बेशर्मी इतनी बढ़ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो मतलब हेड है, उसको कहते हैं सेक्रेटरी जनरल गुतरेश, उसके क्या नाम उसका है, जो स्पेनिश आदमी है, उसको इन्होंने ये कह दिया कि इसराइल में दाखिल नहीं हो सकता। अरे भाई तुम कौन हो? असल बात यह है जिसको कि लोग उठाते नहीं, मैं आपको बताता हूँ। असल बात यह है कि सन 1948 में जब अक़वाम मुत्तहिदा, देखिए सन 46 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को पैदा किया था, मतलब ये अपने आप नहीं हो गया, बल्कि एक करारदाद पेश करके उन्होंने 56% जो है फ़लस्तीन की ज़मीन इसराइल को मतलब यहूदियों को दी और 44% फ़लस्तीनियों को दी, जो बिल्कुल जुल्म था। इसलिए कि उस वक्त फ़लस्तीनी 70% ज़्यादा थे और ये 40% से कम थे, बल्कि 35% थे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ज़्यादा ज़मीन उनको दे दी जाए और कम ज़मीन अरबों को दी जाए, जिसकी वजह से सारा मसला पैदा हुआ। अगर उन्होंने सही तरीके तकसीम की तो शायद वो लोग मान लेते, लेकिन ये तो बहुत ही गलत था। उस वक्त से जब अक़वाम मुत्तहिदा में उनको मेंबर बनाया गया, देखिए अक़वाम मुत्तहिदा में जब तक कोई मुल्क मेंबर नहीं होता तो ये सारी ट्रीटीज़ वगैरह जो होती हैं, जो लेन देन होता है, आपके हवाई जहाज़ जाते हैं, फलां बहुत सी चीज़ें हैं, इंटरपोल है, पूरा दुनिया का जो सिस्टम है उसमें आप दाखिल नहीं हो सकते अगर आप जो है अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर नहीं है। तो जब इनको मेंबर बनाया गया तो ये 2 शर्तों पर बनाया गया कि पूरा करोगे। इन्होंने लिख के दिया कि हाँ पूरा करेंगे। क्या कहा? एक शर्त यह है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो पार्टीशन प्लान था उसके मुताबिक तुम अपनी फ़ौजें जब बढ़ा, इसलिए उन्होंने 78% पर कब्ज़ा कर लिया था। इनको दिया गया था 56, इन्होंने 18। ये उसमें था कि आप इनको वापस जो है अपनी सरहदों पे जाएंगे जो आपको अक़वाम मुत्तहिदा दी है। दूसरी शर्त ये थी कि जो रिफ्यूजी, इन्होंने 70% फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल करके रिफ्यूजी बना दिया था, और जो आसपास है, कोई गज़ा चला गया, कोई वेस्ट बैंक चला गया, कोई सीरिया चला गया, कोई लेबनान चला गया, कोई मिस्र चला गया, कोई इराक़ चला गया, भाग करके अपनी जान बचाने के लिए, इसलिए कि बहुत लोगों ने कत्ल भी किया उन्होंने। तो 2 शर्तें थीं कि आप जो सरहद आपकी पार्टीशन प्लान थी उसमें वापस जाएंगे, और जो फ़लस्तीनियों को आपने रिफ्यूजी बनाया उनको अपने घर वापस जाने देंगे। आज जब 75 साल भी हो गया, उन्होंने उसको पूरा नहीं किया है। तो यही टेक्निकल पॉइंट काफ़ी है कि अक़वाम मुत्तहिदा इनको निकाल दे अपनी मेंबरशिप से, और जिस दिन ये मेंबरशिप निकाल देंगे दुनिया से कट जाएंगे। ये सारे जो माहदे दुनिया के हैं जिससे एक दुनिया चल रही है आज, वो सबसे निकल जाएंगे वो, और इन्हें कोई बात भी नहीं करेगा, इनका पासपोर्ट कोई नहीं मानेगा, इनकी करेंसी कोई नहीं मानेगा, बिल्कुल से एकदम हो जाएंगे। तो वो चीज़ मौजूद है, और शायद मुझे नहीं मालूम, मैं तो कोई नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन इस बात का इम्कान है कि वो जो 2 बातें जो मैंने बताई कि जो कि आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर बनने के लिए शर्त के तौर से उन्होंने माना था और नहीं आज तक उसको पूरा किया, तो मुमकिन है कि ऐसे हालात आएँ कि उसकी बुनियाद पर उनको वहाँ से निकाल दिया जाए। लेकिन अगर वो न भी हो तो आज ये दुनिया में एक तरह से, इसको पराया इंग्लिश में कहते हैं, यानी एक तरह से ये इनसे कोई बात करने वाला नहीं है। एम्बेसियाँ बंद हो गई हैं, एम्बेसडर इनको निकाल दिए गए हैं, इनसे कोई बात नहीं करता है उनसे। आज जो है कितने ममालिक इनके ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा मतलब इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए हैं। ये चीज़ पहले नहीं होती थी। तो आप ये भी समझ लीजिए कि जो काम हमास ने या याह्या सिनवार ने या उनके साथियों ने किया है, वो ये है कि फ़लस्तीनी जो कॉज़ है, फ़लस्तीनी जो इशू है, उसको उन्होंने इंटरनेशनल बिल्कुल उस पर ला कर रख दिया है, और आज दुनिया उनके साथ है। सर, ईरान ने जब 1 तारीख को 200 बैलिस्टिक मिसाइलें मारी, तो इजराइल ने ईरान को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। क्या जंग को आगे ले जाना नहीं चाहता है, या फिर कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ईरान उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है और अगर इससे जंग छेड़ दी गई तो फिर इजराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा? नहीं, देखिए वो जवाब तो उनका आने वाला है जी।
उनका इसराइल जो है ख़ास तरीके से नेतन्याहू बहुत ज़माने से ये कह रहा है, आज से नहीं 10-12 साल से, देख लीजिए आप जाके पीछे, वो चाहता है कि ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, मतलब वहाँ के एटमी बम जो बनाने की जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं और पूरे उसमें फैली हुई हैं, उन्होंने बहुत ही अक्लमंदी के साथ एक जगह नहीं बनाया। पहले इसराइल ने तबाह किया था इराक़ की जो एटमिक जो पूरा था वो कॉम्प्लेक्स एक ही जगह था, बड़ा आसान था मारना। ऐसे ही उन्होंने सीरिया का मारा, वहाँ भी न्यूक्लियर मतलब वो एटम बम बनाने की कोशिश की गई थी, एक ही जगह पे था। उन्होंने, ईरान ने ऐसा नहीं किया, ईरान ने उसको पूरे मुल्क में फैला दिया है, कहीं ये फैक्ट्री कहीं वो फैक्ट्री कहीं वो फैक्ट्री, और वो उन्होंने सुरंगें मतलब जो है एकदम जो है 200-300 मीटर के नीचे है, जहाँ के कोई उनका बम नहीं पहुँच सकता है। तो इस तरह से बनाया। तो नेतन्याहू और या इसराइल की जो भी वहाँ पे हाकिम जनरल वगैरह, उनकी ख्वाहिश है कि वो इसको तबाह कर दें। अब देखिए, दुनिया को मालूम है कि इसराइल वाहिद जो है न्यूक्लियर मुल्क है अक़वाम पूरे मिडल ईस्ट में। इसराइल नहीं चाहता किसी और के पास हो, ताकि ये जो है जो ब्लैकमेलिंग करता है दूसरे कंट्रीज़ की, ये बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं बहुत मुश्किल से, लेकिन बोलते हैं कि अगर तुम हाथ से निकलोगे हम तुम्हें जो मार देंगे। आज भी ये बात कही गई है कि ईरान को हम एटम बम से मार देंगे, इसलिए कि ये अभी तक लोगों का एतक़ाद है कि ईरान ने अभी एटम बम बनाया नहीं है। उस हद तक तो पहुँच गया है, 90% समझ लीजिए, 90% वहाँ तक पहुँच गया है, अभी वो उस हद तक नहीं पहुँचा है। तो उससे पहले कि वो पहुँचे ये मानना चाहते हैं। तो इनकी एक ख्वाहिश है कि वहाँ के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, मतलब वो सब जगह उनको मारें। उसके अलावा वो पेट्रोल भी पैदा करता है कि पेट्रोल के जो भी जो जहाँ पे पेट्रोल निकलता है उनको भी तबाह कर दें। तो एक तरह से उसकी ताकत ख़त्म होगी अगर न्यूक्लियर किया, और दूसरी तरफ से वो जो उनके जो पैसे उसे आते हैं, उनकी दौलत उनकी आती है, उसको भी तबाह करें। इसलिए एक बार जब वो तबाह हो गए, जो उनके जो पेट्रोल के जो ज़खायर हैं, जो कुएँ कहते हैं उनको, जो तबाह होंगे, तो उनको ठीक होते होते बरसों लग जाएंगे, उसको 10 साल कितने साल लग जाएंगे तबाह करना चाहते हैं। लेकिन ईरान ने जो है बहुत अक्लमंदी से जो मिडल ईस्ट के दूसरे मुल्क हैं जहाँ पेट्रोल पैदा होता है, यानी सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, कुवैत है, ये सब है जहाँ से, और जिसके ऊपर से इसराइली जहाज़ आएंगे। जहाज़ तो ऊपर से तो आएंगे ना, ये थोड़ी कहीं और थोड़ी आएंगे, वो ऊपर से आएंगे, उसके ऊपर से आए। उन्होंने एक तो ये कह दिया कि देखो तुम्हारे ऊपर से अगर जहाज़ आएंगे तो हम समझेंगे तुम भी इसमें शरीक हो। दूसरी ये कि अगर हमारे जो है तेल के ज़खायर के ऊपर उन्होंने मारा या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को मारा, तो हम तुम्हारे ज़खायर को मारेंगे, ये उन्होंने कह दिया, साफ साफ कह दिया उनका। तो इसकी वजह से ये इस मुल्क के जो हाकिम है वो फ़ौरन अमेरिका के पास आए, हाथ जोड़ने लगे। मुस्तकिल कई दिन से चल रहा है कि भाई इसराइल से कहो कि ये काम ना करो, वरना हमारी जो है हम कहाँ जाएंगे, हम तो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। इसलिए कि तेल के अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास। अब यूएई के पास तेल के अलावा क्या है, सऊदी अरब के पास तेल के अलावा क्या है, कुवैत के पास तेल के अलावा क्या है, कतर के पास तेल और गैस है, ये 2 चीज़ें हैं, उसके बाद क्या है। तो इन लोगों ने दरख्वास्त की, और ये अमेरिका कह रहा है कि इसराइल ने ये बात मान लिया है कि वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और ऑयल जो इंस्टॉलेशन है उसको नहीं मारेगा, ये कह रहे। तो दूसरी चीज़ों को मारेगा, मतलब ये कि उनकी कुछ स्ट्रेटेजिक चीज़ है, कोई अड्डा है, हवाई अड्डा है वगैरह वगैरह, उनको मारेगा। तो वो आने वाला है, इसलिए इसराइल चुप नहीं होने वाला नहीं। इसराइल जो है, मैं आपको बता दूं, इसराइल जो है उसकी पॉलिसी इस तरह की है। इनके एक कोई 40 साल पहले इनके डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, मिस्टर दयान, उसका मोशे दयान। अच्छा। एक आंख वाला, जब फोटो देखा होगा आपने, एक आंख वाला, वो जनरल था, किसी तरह से उनकी आंख चली गई थी तो वो यूँ रहता था, और इनका डिफेंस मिनिस्टर था वो। अच्छा। उसने ये कहा था कि इसराइल को इस इलाके में पागल कुत्ते की तरह रहना चाहिए। अच्छा। मतलब एक कोई हद नहीं, कोई कुछ नहीं है, बल्कि जो करना कर डालो यहाँ पे जो है। तो इसराइल इसी तरह से रहता है। तो ये समझना कि इसराइल ईरान पे हमला नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, वो हमला करेगा। लेकिन चूँकि अमेरिका की जो तायीद, अमेरिका का पैसा, अमेरिका का असलहा, अमेरिका के जो सफारती जो उनकी मदद है इसराइल को, कितनी बार उसने वीटो इस्तेमाल किया। अभी जो है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है, इसीलिए वहाँ से कोई करारदाद शुरू में पास नहीं हो पाई, शुरू के 8-9 महीने में, इसलिए कि अमेरिका वीटो करता था। लोग कह रहे थे कि जंग बंद करो, कहता नहीं, जंग नहीं बंद होगी।
तो इस तरह ये जो तायद है, इस तायद को इसराइल नहीं खोना चाहता। इसराइल चाहता है कि तायद बरकरार रहे, इसलिए उसने जो है नेतन्याहू का खुद नाम आया, 2-3 दिन के अंदर ही आया, ये बात आई है कि उसने बाइडन से कहा है, उनसे बात हुई, बाइडन नाराज़ उनसे 3-4 हफ्ते के बाद, ये 5 हफ्ते के बाद एक पहली दफ़ा उनसे बात हुई है, उसमें नेतन्याहू ने उनसे कहा है कि हम जो है उनके जो एटमी जो तनसीबात है उस पर अटैक नहीं करेंगे, और उनकी जो पेट्रोल की तनसीबात है उस पर अटैक नहीं करेंगे, बाकी पे करेंगे। मतलब हवाई अड्डा है, फ़ौजी अड्डा है, वगैरह वगैरह, इस तरह से भी उनके सड़कें ख़राब कर देते हैं, आगे मारते हैं, मारने कितने दिन लगता है उसको ठीक करने में, तो वो करेगा। तो अब कितने दिन लगेगा? अभी ईरान ने भी जो हमला किया था बहुत दिन के बाद किया था, फ़ौरन तो नहीं किया था उसने, काफ़ी दिन। तो ये भी अपना टाइम लेंगे अपना, और कोशिश करेंगे कि अचानक हमला हो ताकि वो कुछ न कर पाएँ। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि अब गल्फ़ के ममालिक ने भी जो है उनको कहा होगा भाई हम आप ऊपर से नहीं आ सकते हमारे। अब जो जॉर्डन है, जॉर्डन के ऊपर से आएंगे वो, सीरिया तो आने नहीं देगा। और फिर ये कहा जा रहा है कि हमला करने के लिए उन्हें कम से कम 200 हवाई जहाज़ चाहिए। 200 हवाई जहाज़ एक साथ उड़ाना कोई ऐसा थोड़ी, एक तो उड़ गया चला गया, लेकिन 200 चलेंगे तो एकदम नज़र आएगा ना, तो कुछ छुपा नहीं रहेगा। तो इन्होंने, ईरान ने इन लोगों को धमकी दे दी है, अगर तुम्हारे यहाँ से ये उड़ के आए तो इसको हम समझेंगे तुम भी इसमें शरीक हो और उसका बदला लेंगे हम। सर मैं एक छोटा सा रिएक्शन लास्ट सवाल पे जानना चाहूँगा कि इस जंग के जो ख़त्म होने के इम्कानात हैं वो क्या है, ये जंग कैसे ख़त्म की जा सकती है? क्योंकि अमेरिका सामने आके कुछ कहता है और कहीं ना कहीं पीछे से जो है वो प्रोवोक करता है इसराइल को कि तुम ये करते रहो, क्योंकि उसका बहुत सारा असला आ रहा है और कंट्री से भी उनको असला आ रहा है, तो उनकी वो कहीं ना कहीं मदद होती है, उनका वो असला बिक रहा है। तो ये इसके क्या इम्कानात हैं? जंग बंद हो जाए, जंग के कुछ उसूल होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, हॉस्पिटल पे बम गिराया जा रहा है, जो शेल्टर हाउस है उन पे बम गिराए जा रहे हैं, स्कूलों में जो लोग शरारती हैं उन पे बम गिराए जा रहे हैं। तो क्या इम्कानात हैं इस जंग को बंद करने के, ताकि ये जंग बंद हो सके? देखिए, पहली बात तो है कि अमेरिका अब खुद उसने इकरार कर लिया है। पहले तो लगता था कि भाई पीछे पीछे दे रहा है, चलो ठीक है, लेकिन अब खुद इकरार कर लिया है कि हम इस जंग में इसराइल के साथ शरीक हैं। पिछले 1-2 दिन के अंदर ये बात अमेरिका से आई है कि हम इसमें शरीक हैं। तो जिस दिन अमेरिका कहेगा कि हम शरीक नहीं रहेंगे, अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि अमेरिका का जो डिफेंस मिनिस्टर है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बोलते हैं, वहाँ सेक्रेटरी बोलते हैं मिनिस्टर को, वो मिस्टर ऑस्टिन है, उन्होंने इसराइल को, अपने जो हम मनसब है यहाँ का जो डिफेंस मिनिस्टर है उससे फ़ोन करके उन्होंने कहा है, जब ये इसमें लेबनान पे हमले कर रहे थे, कि क्या तुम चाहते हो कि तुम इसमें अकेले रह जाओ? क्या मतलब है? मतलब हम मदद नहीं करेंगे हम। तो वो इम्कान हो सकता है किसी वक्त। अभी देखिए बाइडन जो है, इनका 2-3 हफ्ता और है, 3 मतलब इसी नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, उसके बाद अब कौन आता है, उसकी क्या पॉलिसी होती है सही माने में। तो जिस दिन अमेरिका हाथ अपना खींच लेगा तो ये धड़ाम से गिर जाएंगे। आज भी यही हालत है। कितनी मदद, मैंने आपको शुरू में बताया कि उन्होंने तकरीबन $17,000 मिलियन दिया। मतलब इतनी करेंसी है, हिंदुस्तान को ऊपर पूरे आप बिछा दीजिए पूरे हिंदुस्तान पे, इतनी करेंसी है जो उनको दिया है उन्होंने जंग जारी रखने के लिए। फिर उनको असले दिए हैं, उनको 300 लड़ाका जहाज़ दिए हैं, और मालिक कौन से जो बंकर बस्टर जो मिसाइल होते हैं मालिक हज़ारों वो दिए हैं। तो जिस दिन ये बंद होगा, बल्कि आज भी ये कहा जा रहा है कि इसराइल के पास असला ख़त्म हो गया है। अगर अमेरिका नहीं देगा, अमेरिका की कई 100 जो है पानी के जहाज़ भर करके आए हैं इनके लिए असला इस दौरान, मतलब एक साल के अंदर। तो जिस दिन अमेरिका उनको यानी पार्शियली भी, यानी जुज़ी तौर से भी कहे कि हम नहीं देंगे, उस दिन ये बैठ जाएंगे। उसके अलावा इसराइल पागल तो नहीं है, नहीं पागल वो सोचना अलग बात है, लेकिन वहाँ भी अक्लमंद लोग होंगे। अब वो देख रहे हैं कि दुनिया भर में ये तो अकेले हो गए, सिर्फ अमेरिका आज रह गया जो कि सिर्फ खुल कर करता है। बरतानिया भी उसका साथ खुल के नहीं कह रहा है, फ्रांस में नहीं कह रहा है, स्पेन में नहीं कह रहा है, जर्मनी में नहीं कह रहा है, और दूसरे ममालिक हैं, कितने ममालिक उसके ख़िलाफ़ जो है अक़वाम मुत्तहिदा और उसमें इंटरनेशनल कोर्ट में खड़े हुए हैं। तो वो लोग भी देख रहे होंगे ना, हम अलग थलग हो रहे हैं। तो वहाँ पर भी ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे भाई इसको इतने आगे मत ले जाओ कि तुम बिल्कुल इस दुनिया से कट जाओ। तो वो दिन आने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप तमाम लोगों को बता दूं, जिस तरह का ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच लगातार जंग जारी है, और कहीं ना कहीं हमास ने इस्माइल हानिया के बाद याह्या सिनवार को भी जो है वो खो दिया, उनकी भी शहादत जो है वो हो चुकी है। और फ़लस्तीन और गाज़ा में न जाने कितने बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो है उसने टारगेट किया है। वो इतनी क्रूरता पे है कि पूरी दुनिया जो है उसका जो जेनोसाइड है वो पूरी दुनिया देख रही है। कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ दिल्ली से मैं मज़हर खान, मिलत टाइम्स के लिए।
मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।